हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यू के वाले में। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो है उत्तराखंड एसएससी के लिए, जिसमें हम 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो और वीपीडीओ, ग्रुप सी, कनिष्ठ सहायक जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आज की वीडियो में हमारे का जो टारगेट है वो है 40 मार्क्स का। जो भी आपके एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसमें 40 मार्क्स में से आप कितना स्कोर कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 35+ का। तो 35+ आप कैसे ला सकते हैं इस सेक्शन में, तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास आपको आज देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो 100 मार्क्स का है। और 100 मार्क्स में आपके जो 20 मार्क्स की तो हिंदी आने वाली है और 40 मार्क्स का जो है वो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। इसमें जो आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपकी रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें आपको कैसे 40 मार्क्स लाने हैं, 40 में से आप 35+ किस तरीके से यहाँ पर गेन कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और उसके लिए आपने क्या करना है और मैं आपको क्या प्रोवाइड कराऊंगा उस चीज़ के लिए, तो आप इस वीडियो में आपको पूरा उसके बारे में आपको बताने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले हम रीजनिंग तो बाद में करेंगे। सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं इस क्लास से इतिहास को, जो कि भारत का इतिहास होगा। और इस इतिहास में आपके पास कैसे आपको पढ़ना है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि इतिहास का यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है। तो इतिहास का जो सिलेबस, इतिहास को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो यहाँ पर मैंने प्राचीन इतिहास का सिलेबस आपके सामने दिया है। तो प्राचीन इतिहास के सिलेबस में ये चीज़ें हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में आएंगे, फिर हम आएंगे आधुनिक इतिहास में। तो इस क्रम में हम इस तरीके से सारे टॉपिक को कवर कर ले जाएंगे। तो और आगे को यहाँ पर देखें तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी आपको किसी भी टॉपिक की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाएंगे और वहाँ पर आप इसको ज्वाइन करके फाइल में से जाके आप यहाँ पर पीडीएफ आपको दिख रही हैं, तो यहाँ से आप इनको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो अगर आप के साथ वाले भी आपसे जुड़े हुए हैं तो आप उनको शेयर कीजिएगा वीडियो को, और वो भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर तैयारी करेंगे, उससे आउट ऑफ सिलेबस हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो जो भी मैं आपको यहाँ पर नोट्स दूंगा वो हैंड रिटन नोट्स ही होंगे, मेरे द्वारा तैयार किए गए। और इस नोट्स के ज़रिए ही मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास से। तो ये इतिहास का सिलेबस जो हमारा रहेगा वो रहेगा करीबन 1 हफ्ता से 10 दिन तक के बीच में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने इतिहास उतना डीप नहीं पढ़ना है। हमने 40 मार्क्स में आप देख सकते हैं इतिहास के अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि आपको 40 मार्क्स में कवर करनी है, तो इसलिए इतिहास से उतने ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ये मान के चलिए कि 5 से 10 के बीच में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो उसी के हिसाब से हम इसको 10 से पहले ही हम इसको कवर कर लेंगे, 10 दिन तक हम इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस और भी चीज़ों में हम जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड का भी जो तीसरा सेक्शन है वो 40 नंबर का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से भी आपको 40 नंबर कैसे गेन करने हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। यूके एसएससी और वीडियो वीपीडीओ करके एक चैनल होगा, ग्रुप सी करके एक प्लेलिस्ट होगी मेरी, उसका मैंने लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको भी आप देखेंगे तो वहाँ से आपको उत्तराखंड से संबंधित सभी जो हिस्ट्री पॉलिटी है वो सभी को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैं उत्तराखंड का नदियों के बारे में आजकल चर्चा कर रहा था, तो वो नदियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा, तो अगर आपने वो सभी नहीं देखे तो उनको भी आप देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं और हम चलते हैं भारत के प्राचीन इतिहास में। तो भारत का इतिहास जो है वो एंशियन हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो हम
पहले सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम कैसे पढ़ेंगे इसको आप देख लीजिए। पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और फिर वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। महाकाव्य काल पढ़ेंगे जिसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे और फिर हम जैनिज्म और बौद्धिज्म के बारे में बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मौर्य काल, मौर्य काल के बाद पोस्ट मौर्य काल और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे और फिर भारत में तुर्की और अरबों का आक्रमण भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये प्राचीन इतिहास का यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे मध्यकालीन इतिहास में। तो शुरू करते हैं आज प्राचीन इतिहास से और देखते हैं किस तरीके से यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हमारा जो है वो रहेगा इंट्रोडक्शन का पार्ट, और इंट्रोडक्शन में हम सीधे डायरेक्ट एक हिस्ट्री को शुरू नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा हिस्ट्री का बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि जो मनुष्य है उसका यहाँ पर आगमन किस तरीके से हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो पृथ्वी हमारी उसका जो भूगर्भिक काल है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ये एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो सिर्फ नोट्स के तौर पर लिखा है और वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी का भूगर्भिक काल आपको अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अब मानव की उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अभी तक हम जो वर्तमान में जी रहे हैं यहाँ पर 4 युग कंप्लीट हो चुके हैं। ये युग महाकल्प और शक क्या है इसको देख लेते हैं। जो महाकल्प है वो सबसे बड़ी इकाई है और टोटल अभी तक 5 महाकल्प हो चुके हैं। इसको हम एरा बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जो युग है इसको हम एपोज बोलते हैं और टोटल 4 युग अभी तक हो चुके हैं। ये उससे छोटी इकाई है। फिर सबसे छोटी इकाई आती है उसको बोलते हैं हम कल्प या फिर शक, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पीरियड, और टोटल अभी तक 18 पीरियड हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो तृतीय युग के प्लासोनिक कल्प में हुई है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुई थी, तो तृतीय युग में, और कौन सा कल्प था, तो ये प्लायोसीन कल्प था। तो ये चीज़ों को देख लेते हैं थोड़ा सा, ये प्लायोसीन कल्प क्या है, तृतीय युग, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे। अब यहाँ पर महाकल्प हमने देखा था 5 महाकल्प हैं, जिनमें से है पहला महाकल्प जिसको हम बोलते हैं प्री पैलियोजोइक महाकल्प, इसको हम बोलते हैं। इसमें कोई भी युग नहीं था यहाँ पर, और इसकी जो विशेषताएं थी वो क्या थी, यहाँ पर जीवन रहित था ये, यानी कि अभी मनुष्य का निर्माण उत्पन्न नहीं हो, यहाँ पर उदय नहीं हुआ है। तो क्या हुआ था इस कल्प में, तो यहाँ पर नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का उदय हुआ था। अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उदय हो चुका था तब। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी चट्टानों का उदय सबसे पहले हुआ था, तो आप बोलेंगे नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का उदय सबसे पहले हुआ था। अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उदय भी सबसे पहले हुआ था। अगर ये ऑप्शन में आपके आते हैं तो आप इनको टिक करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा महाकल्प जिसको हम बोलते हैं पैलियोजोइक एरा, और इसमें हम प्राथमिक युग यानी कि सतयुग की बात कर रहे हैं। अब इस टाइम पे क्या क्या हुआ था उसको देख लेते हैं। यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हो चुका था। समुद्र तो पहले से ही थे, तो समुद्री घास की उत्पत्ति हो चुकी थी यहाँ पर। और मत्स्य युग यानी कि जो मछलियाँ हैं उनका विकास होना हो चुका था, और बिना रीढ़ वाले जीव यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनके जीवों का उद्गम हो चुका था। और उभयचर वर्ग का युग इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उभयचर जीव जंतु का यहाँ पर उदय हो चुका था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेसोजोइक एरा, जो कि हमारा तीसरा महाकल्प है। इसमें यहाँ पर द्वितीय युग बोलते हैं इसको, त्रेता युग इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें का यहाँ पर निर्माण हो चुका था, और रेंगने वाले जीव जंतुओं का यहाँ पर विकास हो चुका था। मैंने यहाँ पर कल्प के बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की है, क्योंकि वो 18 कल्प हैं टोटल, और 18 कल्प में से 18 कल्प को हमने जान लेना इतना आवश्यक है नहीं। लेकिन इनमें से कौन सी चीज़ें, कौन सा पीरियड आपको इम्पोर्टेंट रहेगा वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है जुरासिक कल्प। तो जुरासिक कल्प में क्या हुआ था, डायनासोर और कंगारुओं की उत्पत्ति हो चुकी थी। और भारत में क्या हुआ था इस टाइम पे, भारत में यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हो चुका था। तो ये था हमारा द्वितीय युग जिसको हमने मेसोजोइक एरा बोला। अब हम यहाँ पर चलते हैं चौथे महाकल्प में जिसको हम बोलते हैं सेनोजोइक एरा,
इसको हम तृतीय युग भी बोलते हैं या फिर द्वापर युग भी बोलते हैं। इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी इस चीज़ को हम देख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको कल्प के रूप में देखेंगे क्योंकि ये कल्प पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। तो सबसे पहले कल्प यहाँ पर हम देखेंगे पैलियोसीन कल्प। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी, यानी कि जो मनुष्य था उनका उत्पत्ति हो चुकी थी यहाँ पर। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो प्लाइयोसीन कल्प तृतीय युग में हुई थी, तो यही युग है वो जहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई हो चुकी थी। और ये मनुष्य की उत्पत्ति प्राइमेट के रूप में हुई थी। तो यहाँ पर प्राइमेट देख लेते हैं क्या क्या है। ओरंगटन, कपी, गोरिल्ला और चिंपैंजी, ये जो वर्ग हैं इनको हम प्राइमेट के रूप में देखते हैं, और जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी वो कपी के रूप में हुई थी। यहाँ पर अगला कल्प देखेंगे इयोसीन कल्प। यहाँ पर ट्रांस हिमालय का उदय हो चुका था। हिमालय की श्रेणियाँ जब आप पढ़ेंगे, मैंने उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड के भूगोल में सबसे पहला टॉपिक हिमालय का लिया था। उसमें देखा था कि हमने ट्रांस हिमालय, फिर था वृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लास्ट में सबसे नीचे जो श्रेणियाँ आती हैं उनको हम शिवालिक हिमालय बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने बताया था, जो सबसे ऊपर की चोटियाँ हैं उसमें 3 थी यहाँ पर, कारगिल, लद्दाख और जास्कर की श्रेणी, और पीर पंजाल भी इसी में आता है। तो इसका उदय हिमालय से पूर्व हो चुका था, यानी कि इसको हमने ट्रांस हिमालय बोला था। और ये कल्प जो था उसको इयोसीन कल्प बोलते हैं। तो कभी पूछ लिया जाए कि जो ट्रांस हिमालय का उदय है वो किस कल्प में हुआ था, तो हम बोलेंगे इयोसीन कल्प में। उसके बाद यहाँ पर वृहत हिमालय का निर्माण हो चुका था और ये ओलिगोसीन कल्प में हुआ था। फिर मध्य हिमालय का निर्माण अगर देखेंगे तो ये मायोसीन कल्प में हुआ था, और शिवालिक हिमालय का प्लायोसीन कल्प में। शिवालिक हिमालय और इस कल्प को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्लायोसीन कल्प है, यहाँ पर ही मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी, और शिवालिक हिमालय का उदय हो चुका था यहाँ पर। और इसकी जो अवधि मानी जाती है वो 1.1 करोड़ वर्ष पूर्व से 10 लाख वर्ष पूर्व इसकी काल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो हुआ था वो मानव के पूर्वज रामापिथिकस की उत्पत्ति हो चुकी थी। ये रामापिथिकस क्या है इसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। उसके बाद यहाँ पर लास्ट एरा आया था नियोजोइक एरा, जिसको हम 5वां महाकल्प बोलते हैं। और यहाँ पर चतुर्थ युग यानी कि कलयुग जिसको हम बोलते हैं वर्तमान में, उसकी उत्पत्ति हो चुकी है, और भारत में मानव का विकास भी हो चुका है इस समय पर। तो अब देखते हैं मानव का विकास किस तरीके से हुआ था, और यहाँ से आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको देखना है। तो मानव का विकास यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको, प्राइमेट के रूप में हुआ था। इनको हम बोलते हैं प्राइमेट। और ये प्राइमेट किस तरीके के हैं, कौन कौन से प्राइमेट हैं, इसमें आता है सबसे पहले आता है वानर, गोरिल्ला, लंगूर, चिंपैंजी, ओरंगटन और छछूंदर। ये सभी वर्ग जो हैं वो प्राइमेट के हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से मनुष्य का विकास किस से हुआ है, तो आपको ऑप्शन दे देगा वानर, गोरिल्ला, लंगूर, चिंपैंजी, ओरंगटन। तो आप यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं वानर, या फिर इसको हम कपी वर्ग भी बोलते हैं। अब आपको वानर तो पता ही है किस तरीके से होता है, ये इसकी रीढ़ की हड्डी तो बिल्कुल सीधी होती ही नहीं है, तो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी भी शुरुआत में सीधी नहीं थी। तो जब कपी का थोड़ा सा विकास होना शुरू हुआ, ये वानर वर्ग जो थे वो पहले जंगलों में रहते थे, तो जंगलों के बाद ये सीधे मैदानों की तरफ आने लगे। तो जो वर्ग मैदानों की तरफ आने लगे उसको हमने बोला रामापिथिकस, यानी कि ये लोग अपनी दैनिक जीवन चर्या एक डेवलप करने लगे थे। लेकिन जो एक वर्ग था जो मनुष्य वानर का, वो जंगलों में ही रहा, उसको हमने महाकपि वर्ग बोला। लेकिन जो मैदानों की तरफ आ गए थे उसको हमने बोला रामापिथिकस। और ये रामापिथिकस जो वर्ग थे इनकी आप रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल सीधी नहीं है अभी भी। उसके बाद जब मनुष्य का विकास हुआ तो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस के रूप में जाने जाने लगे, और इसको हमने मनुष्य का आदि पूर्वज कहा गया। तो मानव का आदि पूर्वज किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को कहा जाता है। और इनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो थोड़ी सीधी होनी हो चुकी थी, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल 90 डिग्री पर वानर की तरह होती है वो नहीं थी, ये धीरे धीरे करके सीधी होनी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर होमो हैबिलिस का निर्माण हुआ, इनका उदय हुआ। और ये होमो हैबिलिस क्या कहलाए, होमो हैबिलिस की आप यहाँ पर रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं, थोड़ी सी कर्व है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सीधी अभी भी नहीं हुई है इनकी रीढ़ की हड्डियाँ। और ये क्या करने लगे थे, इस टाइम पे पहली बार हाथ का प्रयोग हुआ था। हाथ का प्रयोग मीन्स ये लोग हाथ से
पत्थरों के औजारों का प्रयोग करने लगे थे अपने खाने पीने के लिए। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स जो थे वो नरभक्षी मानव थे। ये नरभक्षी मानव का मतलब ये है कि ये मनुष्य का ही शिकार कर सकते हैं। मतलब जो एक मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य को उसका मांस खा सकता है, उसको हम बोलते हैं होमो इरेक्ट्स। और इनकी जो रीढ़ की हड्डी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सीधी हो चुकी है, यानी कि अभी जो हम वर्तमान में हैं वो उनकी तरह यहाँ पर इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से सीधी हो चुकी है। और औजारों का प्रयोग तो ये करते ही थे, और साथ में ये हाथ का प्रयोग भी अच्छी तरीके से करने लगे थे, और इनको ही हम नरभक्षी मानव भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर होमो सैपियंस आए, जो हमारा अभी वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, उसको होमो सैपियंस बोलते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। और ये ही आधुनिक मानव कहलाए। इनका जो काल माना जाता है वो 30,000 वर्ष पूर्व इनका उदय माना जाता है। और ये उच्च पुरा पाषाण काल में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये उच्च पुरा पाषाण काल क्या है, इस चीज़ के बारे में भी हम आने वाली वीडियो में जब हम पाषाण काल पढ़ेंगे, स्टोन एज पढ़ेंगे, उस चीज़ में हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। आप अभी इतना सा ध्यान रखिए कि जो होमो सैपियंस है उसका जो उदय हुआ था वो उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तक अब लोग क्या करने लगे थे, इनके वर्ग में डिवाइड हो चुके थे ये, इनके लिए श्रम कार्य करने लगे थे ये, और इनमें संस्कृति का विकास होने लगा था, और ये दफनाने की परंपराएं मनुष्य को, और ये पका हुआ मांस खाने लग गए थे इस टाइम पे जो होमो सैपियंस है। और ये सारी इनका यहाँ पर विकास माना जाता है। और इनको अक्षरों का ज्ञान आने लगा था, और आग का ये प्रयोग व्यापक रूप में करने लगे थे। कौन? ये होमो सैपियंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये था मानव का विकास किस तरीके से हुआ, होमो सैपियंस तक की कहानी। अब हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। इतिहास में आपको अगर इस तरीके से शब्द मिले तो आप उससे घबराएं नहीं, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर प्राग ऐतिहासिक काल लिखा है तो उसका मतलब क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल लिखा है तो उसका मतलब क्या है, और ऐतिहासिक काल लिखा है तो उसका मतलब क्या है। तो जब प्राग ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं इस काल के, लेकिन यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इस टाइम के जो हमको पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो हमको मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या है, जैसे कि कोई औजार हैं, पत्थर के बने हुए कोई भी उपकरण है, या फिर गुफा चित्र है, वो सारी चीज़ें पुरातत्व के अंदर आती हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी एक पुरातात्विक खोज वहाँ से हमको मिलती है, और उनकी लिपि का भी हमको उतना ज्ञान है नहीं, तो उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल में मान सकते हैं। ये इतिहास में हम आगे को और ज़्यादा पढ़ेंगे, आगे को जब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन उनकी लिपि अभी भी पढ़ी नहीं जा सकती है, ठीक है। तो लिखे हुए तो हैं उस टाइम के जो भी साक्ष्य हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य तो इसके भी उपलब्ध है ही। ऐतिहासिक काल जहाँ पर भी आपको लिखा मिलेगा वहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ की लिपि जो लिखित है और पुरातात्विक साक्ष्य है, दोनों का उपयोग हो चुका था। यानी कि अब लिखित रूप में जो भी चीज़ें थी उसको हम पढ़ने लगे थे, उसकी हमको जानकारी मिल चुकी थी। तो ये था ऐतिहासिक काल। तब अब हम देखेंगे यहाँ पर आज के वीडियो का अंत। तो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पसंद आई होगी तो आप इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो भी आप चीज़ को आपको समझ में ना आया है। और आप जिस पे भी डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप डिस्कशन कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे पाषाण काल, और फिर हम लेके आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो तब तक की वेट कीजिए मेरा, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।